हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जो कि किसका होता है, विज्ञान शिक्षण का। आपको पता है कि ये पेपर 25 नंबर का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपके 5 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्नों के आते हैं। बाकी जो शेष बचता है उसमें आपका अति लघुत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न मिला के आते हैं। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का सॉल्व कराएंगे बहुत ही डिटेल तरीके से। तो चलिए बिना देरी के हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसके पहले यदि आपने और भी क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं और बेहतरीन स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगर ये पूछे कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं, मूलतः तो 3 विधि है। कौन कौन? संचालन, संवहन और विकिरण। तो संचालन, जिसमें आपको पता होगा जैसे कि हम किसी लोहे को जब गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, हमें हमारे हाथों तक क्या होता है कि जो गर्मी होती है वो पहुंच जाती है ना। संचालन में ऊष्मा एक प्रकार से चल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। संवहन आप देखेंगे जब कभी हम क्या करते हैं, आग को जलाते हैं तो क्या करते हैं, हाथों की जब सिकाई करते हैं तो जो आग जलाने के बाद आपके हाथों तक पहुंचती है ऊष्मा, वो कौन सी विधि होती है, संवहन। और बात करें विकिरण, तो विकिरण में आप देखें कि जिस सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश की किरणें आती हैं वो कौन सी तरीके से आती हैं, तो ये ऊष्मा संचरण के विकिरण विधि द्वारा पहुँचती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहते हैं। और आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 2023 में, देखो ये क्वेश्चन 18 और 23 2 बार, तो इसका मतलब है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज़ सबको पता है किसे कहते हैं, ऊँट को कहते हैं, ठीक है ना। अगला, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो खाने का सोडा जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक नाम पूछे क्या होता है खाने का सोडा का, तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जिसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। और बात करें धावन सोडा, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और अगर पूछे इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है धावन सोडा में, तो इसका जो पूरा सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। इसमें 10 जो है अणु जल के पाए जाते हैं। तो अगर पूरा सूत्र कहते हैं लिखने को तो क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्योंकि यहाँ पे 10 है ना हाइड्रोजन होते हैं, तो ये बोला जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपसे और भी सूत्र पूछ सकता है कि जो नवसादर होता है जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, है ना, जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया जिसमें होती है, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र आपको पता हो क्या होता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl नवसादर, जो कि एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ में आता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अगला लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम बताओ। तो आपको पता है कि मछली किससे श्वास लेती है, तो मछली में जो श्वसन अंग होते हैं क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। जबकि जो तिलचट्टा होता है ये अपने स्किन से जो है श्वास को लेता है, मतलब कि श्वास रंध्र बोलते हैं या स्किन बोलते हैं। तो मछली गलफड़े श्वास लेती है, जबकि तिलचट्टे त्वचा स्किन से सांस लेते हैं। अगला, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। भाई अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो 1 लाइनर एक प्रकार से उत्तर लिखना है। तो क्यों कहते हैं, तो आपने देखा क्योंकि यह क्या होता है, महंगा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंग मतलब इनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो आप अगर देखें ये जो किरणें होती हैं, ये एक यहाँ पे हमने ध्वनि तरंग को दिखाया, जिसमें जो ये ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको गर्त बोलते हैं। तो एक ये हो गया जो है श्रृंग, और एक ये श्रृंग। तो 2 श्रृंगों की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो 2 श्रृंग हो चाहे 2 गर्त हो, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और इसको लैम्डा से दिखाते हैं। अब तरंग दैर्ध्य का अगर मात्रक पूछे क्या होता है, तो क्योंकि तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, मधुमेह जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो जो व्यक्ति में मधुमेह रोग होता है ना,
ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब इंसुलिन हार्मोन बनता कहाँ है, तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है अग्नाशय, उसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर बनता है इंसुलिन हार्मोन। और जब कभी जो बीटा सेल्स जो है इस हार्मोन को बनाना बंद कर देती हैं तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मतलब कि रक्त में व्यक्ति के जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो क्या होनी है, बढ़ने लगती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया है, मधुमेह रोग हो गया है, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, आम भाषा में शुगर कह देते हैं, ठीक है ना। और इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब ब्लड में आपके शुगर की जो है मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है, व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमेह क्या है। तो मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, शर्करा मतलब शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी कारण होता है। यह जो होता है बीमारी, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी कारण होता है। और इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करने का काम करता है। तो जब इंसुलिन जो हार्मोन है, अगर हमारी जो पैनक्रियाज अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं बनाना बंद कर देती हैं, तो फिर क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगला इसके लक्षण अगर बात करें क्या है, तो बार बार क्या होता है, व्यक्ति को जो डायबिटीज़ के व्यक्ति होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको बार बार क्या आती है, पेशाब आती है और उनको ज़्यादा भूख भी लगने लगती है, ठीक है। अगला अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर अनियमित जीवन शैली है किसी व्यक्ति को, उसको मधुमेह हो सकता है ना, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और उसे हार्ट संबंधित बीमारी, दिल की बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि जलीय पौधों की जड़ें कैसे होती हैं। तो जलीय जो पौधे की जड़ें होती हैं वो बहुत ही कम विकसित होती हैं और इनकी जड़ें क्या होती हैं, रेशेदार होती हैं, और इनमें जो मूल रोम अनुपस्थित है या फिर कम विकसित होता है। तो जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं और इनमें मूल रोम पाया नहीं जाता है या कम विकसित होता है। अगला, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था, गलफड़ा पाया जाता है। जबकि तिल चट्टे में बात करें तो वो अपने स्किन से श्वास लेता है, त्वचा से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखना इम्पोर्टेंट है। जो मरुद्भिद या जिसे जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी जड़ों की क्या विशेषता होती है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है, मतलब काफ़ी गहराई तक होती हैं, है ना। और अल्फ़ा नामक पौधों की जड़ें लगभग कितना होती हैं, 130 फीट गहरी होती हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, है ना, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो पानी की मात्रा कम है तो ये पौधे क्या होते हैं, इनकी जो जड़ें हैं नीचे काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। और जो अल्फ़ा नामक एक पौधा होता है ना, मरुद्भिद पौधा, इसकी जो जड़ें होती हैं लगभग 130 फीट तक गहराई तक चली जाती है अंदर। और कभी कभी जड़ें क्या होती है, मांसल होकर, मतलब कि मांस के रूप में इकट्ठा करके जल का भी संचय करती है, जैसे कि एस्पेडिगस जो पौधा है ये क्या करता है, मांसल होकर जल का इकट्ठा करने लगता है अपने अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैकेलाइट का उपयोग बताना है। तो जो बैकेलाइट होता है इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट क्या होता है, प्लास्टिक का एक प्रकार स्वरूप होता है, लेकिन आप देखते होंगे जो भी हैंडल होता है, जैसे कि आप विद्युत इस्त्री लाते हैं, मतलब कि प्रेस, तो उस पर जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो बैकेलाइट का होता है। या फिर जो कुकर होता है, कुकर खाना बनाना, उसमें जो हत्था लगा होता है ब्लैक सा, वो किसका होता है, बैकेलाइट का होता है। ये ऊष्मा का क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है ना। अगला, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का सूत्र बताओ। तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस मिली होती है, मतलब CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके साथ जब नाइट्रोजन गैस मिलती है तो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। जबकि जो वाटर गैस है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या मिला होता है, जल मिला होता है, हाइड्रोजन मिला होता है, जल नहीं हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक पूछे तो क्या होते हैं, 3, है ना। कौन कौन, 1H2, क्या क्या होता है, 1H1, है ना, और 1H2, और क्या होता है 1H3। ये 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसमें 1H1 क्या है, प्रोटियम, और 1H2 क्या है, ड्यूटेरियम, और 1H3 क्या है, ट्राइटियम होता है। तो अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ रहे 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे के 2 उपयोग बताने। तो हीरा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो अगर कार्बन के अपर रूप पूछ ले, ये कार्बन का सबसे हार्डेस्ट अपर रूप होता है। तो कार्बन के अपर रूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफीन है और फ्लोरीन है। तो ये सभी
जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। और बात करें यहाँ पे हीरे के उपयोग, तो हीरा क्या करता है, कांच की कटाई में प्रयोग होता है और आभूषण बनाने के काम में आता है। ठीक है। अगला, मरुद्भिद पौधे जैसे कि नागफनी की जो पत्तियां हैं ये किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। कांटों के रूप में परिवर्तित होने के कारण है क्योंकि जो ये पौधे होते हैं ये मरुस्थल में उगते हैं और इनमें क्या होता है कि पानी की मात्रा काफ़ी कम होने के कारण ये पानी को बचाने के लिए जो इनकी पत्तियाँ होती हैं, है ना, वो क्या करती है, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। तो पत्ती ही होती है वो कांटों का रूप बदल लेती है। तो कांटे अगर पूछे किसका रूप है तो कांटे पत्ती के ही रूप होते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी जीवाणु से पूछ सकता है, कभी जो है विषाणु से पूछ सकता है। तो पहला टीबी, जिसका क्या होता है पूरा नाम, ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु के कारण फैलता है। अगला है टाइफाइड, है ना, ये भी जो होता है जैसे फीवर, टाइफाइड जो होता है जिसका जो टेस्ट होता है क्या होता है, बिडाल टेस्ट कराते हैं टाइफाइड की जांच के लिए। तो ये सभी, और लेप्रोसी रोग है और कॉलरा, ये सभी क्या होते हैं, जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नींबू थोड़ा गले में खराश है, ठीक है ना, एडजस्ट करेंगे यार। नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो ये है जीवाणु जिसका नाम है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री ये रोग जो है कैंकर रोग नींबू में बनाता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस, सबको आता होगा, है ना। दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, तो वो का नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला, लाभदायक जीवाणु के नाम बताओ। ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। पहला राइजोबियम, लेगुमिनोडेसिरम और है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस, ये सभी लाभदायक जीवाणु होते हैं। ठीक है ना। अगला, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो सूक्ष्म जैविकी, इसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, तो इनका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, है ना, जिन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था, जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना, बैक्टीरिया में। तो सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। जबकि अगर पूछे कि मृत सबसे पहले जो कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने, जो कि कोर्क में की थी, जो कि एक डेड कोशिका थी, मृत कोशिका थी। अगला देखते हैं, विषाणु मतलब कि वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो अभी देखा था आपने ऊपर कि जीवाणु वाला, अब विषाणु द्वारा, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में। पोलियो, एड्स रोग, एड्स जिसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और जहाँ सिंड्रोम का मतलब होता है विज्ञान में ग्रुप ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का समूह। तो एड्स रोग किससे फैलता है, आप पढ़े होंगे कि HIV वायरस से होता है। डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सोन, खसरा, ट्रेकेमा, पीडिया, है ना, ये सभी जो होते हैं जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, लीवर से संबंधित रोग है ये। तो ये सभी क्या होते हैं, विषाणु से होने वाले बीमारियां हैं। तो ज़रूर याद रखना, जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, शरभ तरंग की आवृत्ति बताइए। तो आइए देखते हैं, सुनने के आधार पर अगर देखें तो तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक होती है शरभ तरंग, जिसे मनुष्य क्या होता है, सुन सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कितनी होती है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है ना, वो उसको मनुष्य सुन सकता है, इसको हम बोलते हैं शरभ तरंगे। और एक होती हैं अपशरभ तरंगे, है ना, या फिर जिन्हें पराशरभ तरंगे बोलते हैं। तो अपशरभ तरंगे एक होती हैं पराशरभ तरंगे। अपशरभ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से भी कम होती है ना। 20 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, इससे भी कम होती है, लेस देन होती है, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है ना। और एक होती है पराशरभ। तो पराशरभ जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उनको पराशरभ तरंगे बोलते हैं। तो पहला आप बोल सकते हो अपशरभ तरंगे, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें इंसान जो है नहीं सुन सकता है। और जो शरभ तरंगे हैं उसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जबकि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर देखें तो ये होती है आपकी पराशरभ तरंगे। ठीक है, ये देखो दिया भी है अगला क्वेश्चन में, तो क्लियर हो गया होगा। तो तरंगे होती हैं 3 प्रकार की, है ना। पहला श्रव्य, जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अब 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसको बोलेंगे अपशरभ, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। और उसके ऊपर वाली जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है उन्हें बोलते हैं पराशरभ तरंगे। अगला, जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। तो जीवों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन होना।
जीवों के विलुप्तीकरण का जो प्रमुख कारण होता है क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होना। वही जीव पृथ्वी पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं जो अपने आप को जो पृथ्वी की जलवायु है उसके अनुरूप क्या रख सकें, संतुलित बनाए रख सकें, वही जीव जीवित रह सकते हैं। तो विलुप्त जीवों में कौन कौन है, गिद्ध है, सर्पगंधा है, ये सभी जीव क्या हैं, विलुप्त जीव के उदाहरण हैं। मतलब कि लगभग गिद्ध देख रहे हो अपने भारत में बहुत कम मात्रा में है, कहीं भी देखे नहीं जाते, तो ये विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि इनको यहाँ रहने के लिए जो जलवायु है वो उनके अनुकूल नहीं है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है, तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत क्या होता है, मुर्गी पालन। पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। और ऐसे आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अगर विश्व में पूछे कि हरित क्रांति के जनक, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। और जबकि भारत में पूछे तो वो कौन है, MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे हरित क्रांति के जनक पूछा है, तो भारत में तो पूछा नहीं, तो हम विश्व को ही मानेंगे। तो यहाँ पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। और अगर भारत में पूछे ना हरित क्रांति के जनक तो कौन है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगला, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है, तो बात करें ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है, तो डेसीबल में होता है ना। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में नापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। अगला, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो जब ध्वनि क्या होती हैं, दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या फिर पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर, है ना, पुनः क्या हो, सुनाई पड़े, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब है कि ध्वनि का टकरा के फिर से आपको सुनाई पड़ना प्रतिध्वनि है। जबकि एक गूंज होती है, तो गूंज में क्या होता है, एक ही शब्द कई बार गूंजता रहता है। जैसे कि एक रूम में अगर बोलो तो वही आवाज़ आपको बंद कमरे में, तो उसे हम गूंज कहते हैं। जबकि वहीं अगर कहीं आप दूर खड़े हैं जहाँ पे पहाड़ वहाड़ है, टावर है, तो अगर आप वहाँ से कुछ दूरी पर खड़े होकर बोलते हैं तो एक बार या दो बार आपको केवल सुनाई पड़ेगी आपकी आवाज़, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी अगर पूछ ले तो होती है 16.6 मीटर या फिर लगभग 17 मीटर होती है, तो ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताओ। हृदय से संबंधित जो बीमारी या फिर हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, वसीय पदार्थों का, तो ये बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो आप ऊपर पढ़े थे, एक बार फिर देख लो। टेटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है जिसे टीबी कहते हैं, डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया और सिफिलिस, ये सभी क्या है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में, किन्हीं 3 या 4 है ना, जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम या विषाणु से होने वाले रोगों का नाम बताइए। आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। जैसे कि ये कोई पेंडुलम है, ये अपने माध्य स्थिति पे है, इसको यहाँ से इसका यहाँ तक एक आवर्तकाल पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल जो कि आवृत्ति का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकेंड में कोई भी जो बात करें यहाँ पे 1 सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा कितनी जो है ना, तो याद रखेंगे जो आवृत्ति होती है क्या होती है, आवर्तकाल का उल्टा होती है। आवृत्ति को हम किससे दिखाते हैं, यन से भी दिखाए होते हैं, और आवर्तकाल को टी से, तो यन बराबर क्या होता है 1/t, या फिर हम कह सकते हैं टी बराबर, अगर यहाँ से पूछे तो टी बराबर 1/n हो जाएगा। ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगला, अपसरभ और प्रसरभ तरंगों में अंतर बताओ। तो अपसरभ तरंगें मैंने बताया था अभी कि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इनको हम जो है व्यक्ति जो होता है मनुष्य, ये सुन नहीं पाता है, ये अपसरभ तरंगें होती हैं। और बात करें वहीं पे कि जो आपके परासरभ तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उनको हम परासरभ तरंगें कहते हैं। जबकि सरभ तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिन्हें व्यक्ति सुन सकता है। अगला, किसी तरंग की आवृत्ति चाल और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है, तो याद रखना कि यहाँ पे जो v बराबर होता है चाल, n इंटू क्या होता है लैम्डा, जहाँ n क्या होती है आवृत्ति और लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर n इंटू लैम्डा, मतलब चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और जो यांत्रिक ऊर्जा है ये 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जोड़ होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए
ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी तो मैंने बताया था लगभग 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर आप बोल सकते हो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये दूरी रखी जाती है, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी। सिराएँ क्या हैं? ये बायोलॉजी क्वेश्चन आपको पता है। सिराएँ नलिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। और अगर पूछे कि सिराओं में कैसा रक्त बहता है तो सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला होता है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। और प्रतिवर्ती क्रिया जो कि न्यूटन का आपने पढ़ा होगा गति का तीसरा नियम है ना। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी उस पर पहली वस्तु पे उतने बल लगाती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? बंदूक से गोली को चलाना, या फिर आप देखें रॉकेट का लॉन्च होना, या नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हट जाना। गोली जब चलाते हैं तो क्या होता है? पीछे झटके लगता है। तो गोली जिस वेग से बाहर की ओर निकलती है उतने वेग से हम पीछे की ओर, है ना, क्या होते हैं? झटके लगते हैं। इसीलिए बहुत तेज़ी से पकड़ के रखना पड़ता है बंदूक को, ठीक है ना। अगला, अपसर्प तरंगे की आवृत्ति बताइए। तो आपको पता है जो मनुष्य नहीं सुन सकता है अपने कानों से, वो होती है अपसर्प तरंगे। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। किस प्रकार की तरंगों को हम सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों की, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? अगर पूछे तो अभी आप पढ़े थे 20 हर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है इनको हम सुन सकते हैं, इसलिए श्रव्य तरंगे बोलते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो ये पराश्रव्य तरंगे होती है जिनको कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति में करते हैं, सरल आवर्त गति में गति करते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जबकि 1 सेकंड में किसी पदार्थ द्वारा कितने कंपन हो रहे हैं वो उसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो 1 सेकंड में किसी पदार्थ के में होने वाले कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, ये कोई वस्तु है, इसमें अधिकतम विस्थापन जो है कितनी दूर तक एम्पलीट्यूड जो निकल रहा है ये क्या कहलाता है? आयाम। यहाँ से यहाँ तक जो अधिकतम विस्थापन हो रहा है इसको आयाम कहते हैं। ए से दिखाते हैं। आयाम भी एक प्रकार से दूरी है, इसका मात्रक अगर पूछे तो क्या होता है? मीटर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आदर्श रक्तदाब कितना होता है? सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है नॉर्मली जो होता है? तो और इसका मात्रक क्या होता है? तो कितना होता है? 120/80 mmHg। मतलब क्या है कि 120 क्या होता है हाई में और नॉर्मल में 80 mmHg होना चाहिए, है ना। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, mmHg का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी मतलब पारा। आदर्श रक्तदाब होता है कितना? 120/80 mmHg एक आदर्श दाब ये माना जाता है। और इसको हम किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, रक्तदाब को किससे नापते हैं? ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक होती है? तो आप पढ़े 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक होता है, जिनको हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पहले अगर पूछे तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है आँखों का जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। वही बात करिएगा कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं किंतु नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा होती है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करके हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनने वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध होता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है। और जबकि असंतृप्त में कौन कौन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाएगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध पाया जाएगा, असंतृप्त होते हैं। तो संतृप्त के अगर उदाहरण पूछे तो मेथेन है, इसका सूत्र क्या होता है? CH4। अच्छा, एक चीज़ और पूछ सकता है कि यहाँ पे ये जो एल्केन श्रेणी के सामान्य सदस्य होते हैं इनका सूत्र बताइए। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है ना, ये होता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। और एल्कीन का पूछे तो क्या होता है? CnH2n, क्या होता है? CnH2n, जिसके एग्जाम्पल हैं क्या क्या?
यहाँ पे देखो मेथेन एथीन है ना, और जो है यहाँ पे हो गया आपका एथीन। अब बात करें अगर कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसको एल्काइन बोलते हैं, इसको एल्केन बोलते हैं, और इसको एल्कीन और इसको एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है। अगला, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताओ जिनको खाते हैं। तो कौन है, कैथेरेलस और मशरूम जिनको हम खाते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो क्या होता है वर्ण विक्षेपण में, आप देखोगे ये प्रिज्म है ना, जो कि त्रिभुजाकार शेप में काटा जाता है, ये पारदर्शी होता है। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, ये प्रिज्म है और इधर से वाइट लाइट जाएगी, वाइट लाइट है ना, वाइट लाइट श्वेत प्रकाश जब जाएगा तो ये प्रिज्म होता है, ये किरणों को 7 रंगों में क्या करता है, तोड़ देता है, जिन्हें आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर बोलते हैं, BIB है ना, GYOR विबग्योर कहते हैं। तो कुल मिला के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में तोड़ा जाना ही क्या कहलाता है, जो घटना है वो कहलाती है वर्ण विक्षेपण। और जो यहाँ पे 7 रंग के जो मिलते हैं इनको हम कहते हैं वर्णक्रम। तो जो 7 रंगों के समूह हैं इनको कहते हैं वर्णक्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णक्रम में कितने रंग, 7 रंग, कौन कौन, विबग्योर, हिंदी में क्या बोलते हैं, बैजनी आह पिनाला। ठीक है, जिसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और अगर बैंगनी रंग की बात करें, वायलेट की, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसकी होती है। तो ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। अगला, दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो मैंने भी इसको पहले ही बता दिया था कि उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस का। और किसे कहते हैं, तो दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं व्यक्ति को साफ दिखती हैं किंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। अगला, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा देखते होंगे ऊँट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का हम क्या कहते हैं, जहाज। इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिससे ये आसानी से जो है बालू पे चल पाते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, देखो 2 बार पूछा गया है। तो कैमल मतलब ऊँट को कहते हैं। आपके यहाँ से बहुविकल्पी भी कवर हो जाएंगे। अगला, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उड़ने लगता है, क्यों। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। कहने का मतलब इसका जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से कम होता है। तो वायु से हल्की गैस का घनत्व है ना, वायु से हल्की गैस का जो घनत्व है वो वायु के घनत्व से कम होता है। अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन होती है ये क्या होती है, वायु से हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठने लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सभी हरे पौधे को हम स्वपोषी क्यों कहते हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं स्वपोषी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है उसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरामेल क्या होता है और इसका उपयोग क्या है। तो जो पकाने के बाद जो बची हुई जो भूरी चीनी होती है, ब्राउन शुगर, इसी को हम क्या कहते हैं, कैरामल। तो कैरामल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब भी हम कुछ बनाते हैं है ना चीनी से सामग्री, और उसके बाद जो बची हुई लास्ट में जो ब्राउन शुगर होती है उसे कैरामल कहते हैं। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो बेकरी में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रात में तारे हमें क्यों टिमटिमाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कोई चीज़ है टिमटिमाता हुआ, या फिर पानी के अंदर कोई चीज़ अगर आप रख दो सीधी छड़ी तो क्या होती है, टेढ़ी दिखती है। या फिर अगर नींबू रखा हो पानी के अंदर तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है ना, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, या फिर आप देखते होंगे तालाब में अगर स्नान करने कोई जा रहा है तो लगता है कि इसकी गहराई कम है, लेकिन वास्तव में गहराई ज़्यादा होती है। तो ये सभी किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अच्छा अपवर्तन के कारण है। जबकि वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि तारे की बात हो रही है तो तारे कहाँ है, वायुमंडल में है, तो ये घटना वायुमंडल में होती है, इसलिए इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन बोल देते हैं। बाकी मेन जो है अपवर्तन है। अब अपवर्तन किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें क्या होती जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, वायु है, और नीचे क्या हो, आपके पास जल हो, तो यहाँ पे जो वायु है ये क्या होगा, ये विरल माध्यम होगा, हल्का होगा, जबकि जल क्या होगा, सघन होगा।
तो और दोनों पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें वायु से जल की ओर जाएंगी तो इस पे जो खींचते हैं वो कहते हैं अभिलंब। तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो जब हल्के से भारी में जाएंगी वस्तु में तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जबकि भारी से हल्के में जब प्रकाश किरणें जाएंगी तो वहाँ पे जो किरणें होती है अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन अगला देखें, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में क्या लगाया जाता है। तो दीवार के जो हाल हैं उनके दीवारों पर छिद्र बना दिए जाते हैं या फिर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है। तो प्रतिध्वनि में क्या होता है, जब परावर्तित होकर ध्वनि लौट कर सुनाई पड़े तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि खाली बड़े कमरे में जो उत्पन्न गूंज होती है ध्वनि उसे हम गूंज कहते हैं ना। गूंज में कोई बातें बार बार सुनाई पड़ती हैं, जबकि प्रतिध्वनि में लगभग 1-2 बार बस। स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताइए। तो राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये सभी शहरों में क्या है, स्टील उत्पादन के ये कारखाने हैं जो कि स्टील का उत्पादन कर रहे हैं। अब अगर राउरकेला पूछ रहे तो कहाँ, ये उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में है ना। और जमशेदपुर, ये भी जमशेदपुर शायद कहाँ पे है। दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर कहाँ पे है ये आप बताएंगे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखो, जल शक्ति में से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे है। तो ये कहाँ है, रिहंद पे है। कहाँ पे है, रिहंद में। अगला देखो क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है। एड्स का पूरा नाम इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जबकि हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम बोलते हैं। हिंदी में टफ है, इंग्लिश में एकदम आसान है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। और एड्स किस वायरस से फैलता है, तो ये HIV वायरस से, है ना। तो एड्स के वायरस का नाम HIV, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसके दूसरे दिन मतलब 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तब विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताओ। तो सबसे छोटा वायरस जंतु में होता है, जो कि मुँह पका कर देता है और खुरपका उत्पन्न करता है। और जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो क्या होता है, चेचक का वायरस होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होते हैं, आप देखते हो शरीर पे बहुत सारे दाने निकल आते हैं। अगला, जिससे हम छोटी माता या बड़ी माता के नाम जानते हैं। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। मछली पालने को ही मत्स्य पालन कहते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन द्वारा 2350 किलोग्राम प्रतिदर्श प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम आपको पता है, फैक्स भी है, इंटरनेट भी है, ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल, ये सभी क्या है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करते हैं, मतलब माध्यम है। अगला देखो, मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन टेलीविज़न भी है, कंप्यूटर भी है, वीडियो गेम, ये सभी मनोरंजन के क्या है, साधन ही तो है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को कहते हैं युगलीना। क्या बोलते हैं, युगलीना। जबकि अगर बात करें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो वो क्या है, वो होता है विषाणु वायरस। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि जो लाइकेन होता है वो किसका सहजीवी होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है, सहजीवन होता है। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। C6 होता है ना। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। और कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। और इसके अपर रूप पूछे तो हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है, फ्लोरीन है, ये सभी जो है कार्बन के क्या है, अपर रूप है। जिसमें सबसे हार्डेस्ट पूछे तो हीरा है, जो कांच वाँच की कटाई के काम में आता है। अगला, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपको बताया था मैंने पहले ही, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जो यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेथेन हो गया, है ना, मेथेन हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, मतलब सिंगल बंध होता है, और असंतृप्त में 2 बंध या त्रिबंध जिसमें हो कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कम करके देख लेना भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र। संतृप्त का क्या होता है, एल्कीन होता है, एल्केन है ना पहला, जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्केन, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसे एल्केन भी कहते हैं। जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी क्या है, जहाँ n क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है, कितने कार्बन हैं। असंतृप्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, इम्पॉर्टेंट है ना। और है अगला एल्काइन है, जिसका सूत्र पूछ ले तो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। आगे देखते हैं अगला, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने सबसे पहले जीवित कोश की खोज जीवाणु में की थी, जिनका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek।
अगला क्वेश्चन देखें, गलनांक किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपका लगभग सभी प्रकार का अति लघुत्तरीय प्रश्न कवर हो ही जाएगा। तो वह निश्चित आप जिस पर कोई वस्तु को हम गर्म करें तो वह द्रव के रूप में बदल जाए, उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बर्फ़ का जो जमने का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, द्रव की भी अवस्था में होता है और ठोस की अवस्था में होता है। तो अगला, उस जीवाणु का नाम बताओ जो दलहनी फसलों में जड़ों में पाया जाता है। तो आप सुने होंगे राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। क्यों? तो क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन पौधों को प्रदान करने का काम करता है। इंटरफेरोन्स क्या होता है, तो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो प्रोटीन है, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित जो प्रोटीन है उसको हम इंटरफेरोन्स कहते हैं। अगला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। तो आप पढ़े थे राइजोबियम ही है जो कि दलहनी फसलों की जैसे कि चना या फिर अरहर की जो फसलें हैं उसमें पाया जाता है। समजात अंग किसे कहते हैं, तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, मतलब जब उत्पत्ति होती है इनकी तो वो समान होते हैं लेकिन जो कार्य होता है इनका अलग अलग होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग और मनुष्य का हाथ, ये सभी जब इनका जब उत्पत्ति होती है तो सेम होते हैं लेकिन इनके सबके काम अलग अलग। चमगादड़ के पंख आपको पता है उड़ने का काम करेंगे, घोड़े की अगली टांग दौड़ने का काम करेगी, मनुष्य का हाथ है ना भी विभिन्न प्रकार के काम करने का काम करेगा। अगला, समरूप अंग किसे कहते हैं, तो समरूप अंग क्या होते हैं, जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कार्य क्या होता है इनका एक समान होता है। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख, ये क्या होते हैं, उत्पत्ति में अलग अलग हैं लेकिन काम इनका एक है, तो उन्हें समरूप अंग कहते हैं। मनुष्य के 3 अवशेषीय अंगों के नाम। अवशेषीय अंग वे हैं जिनके हमारे शरीर में ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कर्ण पल्लों की जो पेशियाँ हैं, निमेशक पटल है और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो पेट में होता है जो कि किसका पाचन करता है। तो बात करें तो वो जो है पादप जो होते हैं, जब कभी भी हम पत्ती वाला जो चीज़ें खाते हैं सेल्यूलोज का पाचन करने का काम करता है। तो इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको हम अवशेषीय अंग बोलते हैं। अगला देखो, वायरस है ना में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वायरस में डीएनए या फिर आरएनए में से कोई एक होता है। और जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि बेंजीन, जिसका सूत्र क्या होता है याद रखना, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का उदाहरण बताइए। तो एल्केन का, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमने बताया एक सिंगल बॉन्ड पाया जाए, एक एग्जाम्पल क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इसका अगर सूत्र पूछे तो क्या होता है, CnH2n+2। और एल्कीन की बात करें तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल है एथिलीन, तो इसका सूत्र CnH2n होता है। और बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। और इनका अगर सामान्य सूत्र पूछे तो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगला, मेथेन, एथेन और एथिलीन के सूत्र बताइए। तो मेथेन का CH4, मेथेन जो कि दलदली स्थानों पर पाई जाती है, सड़े गले स्थानों में जहाँ रिलीज होती है वो मेथेन गैस होती है। और बात करें एथिलीन तो ये हो गया C2H6 और C2H2 एसिटिलीन का सूत्र है, ठीक है। तो एथेन का C2H6 और एसिटिलीन का सूत्र पूछ लेता है C2H2। एनेलेडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी क्या होती है, तो पेरीपेट्स नाम है उसका, क्या बोलते हैं, पेरीपेट्स कहते हैं। तो चलिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। मैंने लगभग जितने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 से लेकर 23 के बीच में सबको कवर किया और एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल तरीके से किया। अगर हमारी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो, ज़्यादा है ही, तो आप कम करके देख लेना 1-2 बार वीडियो को, आप एक बेहतरीन स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, मैं सेफ्टली कह सकता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।